जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। हैदराबाद की कंपनी वैम टेक्नोलॉजी दोस्तों एक के बाद एक बड़े इनोवेटिव काम कर रही है और इस बार उन्होंने खास तरीके का असीबल लॉन्ग रेंज एंड पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट ETGM को तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उनका नया वेरिएंट है वो उनकी पहली वाली 3rd जनरेशन असीबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक इनहांस वेरिएंट है। और ये जो इनहांस वेरिएंट है असीबल लॉन्ग रेंज, इसकी रेंज 4 किलोमीटर है और इसका जो वॉरहेड है वो 700 mm को भी पेनिट्रेट कर सकता है। मतलब साफ है कि इसके जरिए हम दुश्मनों के जो आधुनिक टैंक्स हैं जिनमें खास तरीके के एडवांस आर्मर्स लगाए जाते हैं उन्हें भी खत्म कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की ताकत होती है। और हाल ही में बीच में द प्रिंट पेपर ने खबर छापी थी कि भारतीय सेना पुराने ETGMs का इस्तेमाल कर रही है जो कि ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भारतीय कंपनियां किसी चीज़ में कम नहीं है और सेना को मॉडर्नाइज बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रही हैं। वहीं दोस्तों भारत ने अब अपने सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर को रशियन कामोव के 31 हेलीकॉप्टर्स पर लगाना शुरू कर दिया है और सारंग को DRDO के द्वारा बनाया गया है। और ये सिस्टम दोस्तों वाइड स्पेक्ट्रम में रडार सिग्नल और कम्युनिकेशन सहित इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए दोस्तों दुश्मनों की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों की रियल टाइम की खुफिया जानकारी हासिल की जा सकती है और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। सारंग के इंटीग्रेशन से कामोव 31 हेलीकॉप्टर इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को रोकने और डिस्क्रिप्ट करने की एडवांस क्षमताओं से लैस हो जाएगा, जिससे इंडियन नेवी की क्षेत्रीय खतरों की निगरानी और उनका मुकाबला करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जिसे गांडीव कहा जाता है उसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल कहा जा रहा है कि ये दोनों मिसाइलें अब यूनिफाइड लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगी, यानी कि एक कॉमन इजेक्शन लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगी। इसे आमतौर पर एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज के नीचे लगाया जाता है। इससे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को कई फायदे मिलेंगे। अब दोस्तों कॉमन इजेक्शन लॉन्चर को देखकर ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे अगर ये प्रोग्राम सफल रहता है तो इसका इस्तेमाल अन्य स्वदेशी हथियारों जैसे कि रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर भविष्य की कोई भी हवा से जमीन पर वार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनके हिसाब से इसे अनुकूलित किया जा सकता है। हाल ही में भारत फोर्ज की तरफ से घोषणा की गई थी कि वो हर दिन एक आर्टिलरी एडवांस गन्स को तैयार कर सकते हैं। मतलब साफ है कि साल में 350 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम्स तैयार करना। और खुद आपको मैंने बताया था डिफेंस अपडेट में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। ये कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करने जा रही है भारत में। कल्याण स्ट्रैटेजिक सिस्टम दोस्तों भारतीय सेना के आर्टिलरी फ्लीट को आधुनिक बनाने पर काम भी कर रही है और आपको मालूम भी होगा कि 48 किलोमीटर की वर्ल्ड रिकॉर्ड रेंज में फायरिंग करने में सक्षम रही है हमारी ATAGS। 2022 में इसने सभी फील्ड ट्रायल्स पास कर लिए थे और 2023 में 307 यूनिटों के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी मिली थी। लेकिन 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, सेना ने अभी तक कोई भी पक्का ऑर्डर नहीं दिया है। भारत के ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। इसमें 9 अलग अलग सेक्शंस देखे जा सकते हैं जिसके कि 4 कंट्रोल सरफेसेस हैं। इसके अलावा ये री एंट्री और ग्लाइड फेज में मैनूवर भी कर सकती है। मतलब साफ है कि ये मिसाइल पुल अप मैनूवर्स या फिर पिच रोल यॉक कर सकती है और अधिक मैनूवर होने से ये दुनिया की किसी भी एडवांस BMD से भी बच सकती है। वहीं DRDO ने एरो इंजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण किट आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। भारत और किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का उद्घाटन किर्गिस्तान के टोकमुक में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 10 से 23 मार्च तक चलेगा। इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने पर काम किया जाएगा। वहीं दोस्तों तुर्की ने अपने अनमैन्ड फाइटर जेट इज़लेमा के परीक्षण किए हैं, जिसमें कि इस अनमैन्ड फाइटर जेट ने अपने एरोडायनेमिक सिस्टम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पास किए हैं। इसके अलावा इज़लेमा ने एक ऑप्शनल इंजन के साथ उड़ान भरी है जो कि आफ्टर बर्नर के साथ इंटीग्रेट किया गया था और नए इंजन के साथ ये एयरक्राफ्ट ध्वनि की गति के करीब पहुंचने और बेहतर मैनूवर करने के लिए तैयार है। वहीं दोस्तों पुणे की आयन ऑटोनॉमस ने एक खास तरीके का अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स बनाया है जो कि हमारे बॉर्डर डिफेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये खास तरीके का UGV है जो कि लॉइटिंग म्यूनिशंस भी दाग सकता है। इसके ऊपर आज जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किया है ये अनमैन टीमिंग के लिए है। इसको हम मल्टी बैरल लॉन्च लॉइटर म्यूनिशंस बोलते हैं। ये UGV है, इसका टोटल वेट 300 kg है और ये 100 kg का पेलोड कैरी करता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डेबल विंग लॉइटर म्यूनिशन है जो 3 kg का टोटल वेट कैरी करता है। एक 3 kg का ड्रोन एंड इसके साथ 4 ड्रोन एक साथ स्वॉर्म के जैसे लॉन्च किए जा सकते हैं। ये ड्रोन्स 300 ग्राम्स का पेलोड कैरी करते हैं और ये जाके एक साथ किसी एक व्हीकल को या मल्टीपल व्हीकल्स को टारगेट कर सकते हैं। EMC फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करने की बात यहाँ पर आ रही थी, तो ऐसे में महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने इस पूरे
प्रोग्राम से यानी कि AMCA के प्रोग्राम से हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन अब केवल इसमें टाटा एडवांस सिस्टम और लार्सन एंड टुब्रो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे आगे की दौड़ में है। ये दोनों ही कंपनियां न केवल इसकी मुख्य सप्लायर्स होंगी, बल्कि ये प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम को भी हैंडल करेंगी, जो कि AMCA प्रोडक्शन में आपको आने वाले वक्त में दिखेंगी। इससे पहले दोस्तों कुछ कंपनियों ने इस प्रोग्राम के लिए इनिशिएट करने की शुरुआत तो की थी, लेकिन उन्हें ये लगा कि कहीं उन्हें नुकसान ना हो, और साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसे पूरा कर पाना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन इन कंपनियों के पास ज़्यादा अनुभव भी नहीं था इनके फ्यूजलार्स को बनाने को लेकर, एयरक्राफ्ट असेंबली बनाने को लेकर। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है अब नए कंसोर्टियम में नई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल होंगी जो कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगी, जैसे कि सब सिस्टम जिनमें कि एवियोनिक्स, रडार, प्रपल्सन कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। वहीं HAL की भी अगर बात की जाए तो HAL इस प्रोग्राम में सबसे कम स्टेक लेगा। वो केवल एक तरीके से यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व करेगा। इसके अलावा जो क्रिटिकल असेंबली है उसमें कंट्रीब्यूट तो जरूर करेगा, और भारतीय वायुसेना की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किन चीज़ों की जरूरत है इस प्रोग्राम में, उनके लिए यहाँ पर काम करेगा। तो चीज़ें इस तरीके से सामने आ रही हैं। क्या कुछ होगा AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेंगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताकि इस फाइटर जेट को जल्द से जल्द बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने 300 किलोवाट का लेजर वेपन तैयार कर लिया है, जिसका नाम स्पेशली सूर्य रखा गया है, और इसकी रेंज 20 किलोमीटर है। हालांकि फर्दर अपडेट्स क्या हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल से दोस्तों मैन पोर्टेबल ATGM का सफलतापूर्वक इजेक्शन ट्रायल्स किए गए हैं इसके दोनों हार्ड पॉइंट से। बेंगलुरु की अल्फा टोकॉल इंजीनियरिंग सर्विस उन्होंने भारत का पहला निजी रूप से तैयार किया गया, यानी कि प्राइवेटली मैन्युफैक्चर किया गया तेजस मार्क 1A का पहला रेयर फ्यूजलाज HAL को सौंपा है। रशिया अब Su-57 को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। वो चाहता है कि भारत इस फाइटर जेट को खरीदे, क्योंकि ये फाइटर जेट भारत के लिए बहुत ही अनुकूल फाइटर जेट होने वाला है, जिसमें कि रशिया ने साफ तौर पर भारत को ये ऑफर दे दिया है कि इसे भारत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इसका जॉइंट प्रोडक्शन और लोकलाइजेशन भी किया जा सकता है। सिर्फ ये भारत की हाँ के ऊपर टिका हुआ है। अगर भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया तो डेफिनेटली भारत को ये एक बड़ा फायदा देगा। दोस्तों हाल ही में सिप्री की एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि ये बता दिया गया है कि 2024 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बना है, लेकिन अब ये जगह बदलकर यूक्रेन के पास आ गई है। यूक्रेन ने दुनिया भर से सबसे ज्यादा हथियार खरीद लिए। ऐसे में दोस्तों इस हथियार मार्केट में सबसे बड़ा फायदा हुआ है फ्रांस को। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन चुका है। फ्रांस ने 2020 से 2024 तक करीबन 65 देशों को हथियार बेचे हैं। यहाँ पर भारत की वजह से भी फ्रांस को काफी चांदी हुई है, और फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट को बेचकर सबसे ज्यादा कमाई की है, इसलिए उसके पास एक बड़ा बैकलॉग भी पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों फ्रांस ने तो परमाणु हथियारों की तैनाती का भी ऑफर दिया है यूरोपीय देशों को, ताकि रशिया से वो बच सके। और इमैनुअल मैक्रोन ने तो ये भी बताया कि यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना छोड़ दें। और ये बात तब सामने आई है जब आपको मालूम होगा ट्रंप ने किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकाया था, और साफ तौर पर बोल दिया था कि तुम्हारे पास अब कार्ड्स नहीं है खेलने के लिए। ऐसे में यूरोपीय देश भी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, फ्रांस ने दोस्तों अमेरिका के F-35 का ऑफर भी ठुकराया था, और फ्रांस खुद इस प्रोजेक्ट में शामिल भी नहीं हुआ। और जिस राफेल फाइटर जेट ने उसे एक बड़ी बढ़त दिलाई है हथियारों के मार्केट में, अब उसका वो एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी तैयार कर रहा है, जो कि 2030 तक आ जाएगा, जिसे हम राफेल F-5 के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों F-35 का इस्तेमाल यूरोपीय देश अमेरिका की परमिशन के बिना कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए फ्रांस खुद के दम पर चलने वाला देश है। उसे अमेरिका से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने फाइटर जेट्स कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों चाइना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना ने तो अब हथियारों को इंपोर्ट करना लगभग बंद ही कर दिया है। वो पूरी तरीके से विदेशी टेक्नोलॉजी से हाथ पीछे खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना की जो खुद की डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो काफी डेवलप हो चुकी हैं। चाइना में बाकायदा हथियारों के डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ किया जा रहा है। अब रशिया पर भी उसकी निर्भरता कम हो गई है। आज की डेट में चाइना हेलीकॉप्टर हो या फाइटर जेट्स या फिर इनके इंजन क्यों ना हो, सब खुद बना रहा है। यानी कि आत्मनिर्भरता में किस तरीके से कामयाबी पाई जा सकती है वो चाइना से सीखा जा सकता है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना अब हथियार खरीदता कम है और बेचता ज़्यादा है। तो साफ तौर पर आप लगाइए कि चाइना किस लेवल को पार कर रहा है। भले ही उनके हथियारों की कमियां सब जानते हैं, लेकिन सस्ते हथियार सिर्फ चाइना ही प्रोवाइड करा सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत भी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठा रहा है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स LCA तेजस है। लेकिन अभी हम इंजन को लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और अमेरिका के ऊपर निर्भर रहने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट जो भारत का AIM का है, उसे भी बनने में 10 से 12 साल लगेंगे। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
वहीं दोस्तों इंडोनेशिया की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बात साफ हो गई है। उन्होंने कह दिया कि हमने अभी इस मिसाइल को खरीदने का कोई निर्णय नहीं लिया है। हाल ही में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि अभी वो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पर कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनकी जरूरत ब्रह्मोस की शोर बेस्ड वर्जन को लेने को लेकर है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब भी आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।